विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें इतिहास का मॉडल पेपर 12th क्लास का हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हमने 6 विषय आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उन विषय को बता दूंगा कि मैंने आपको 2023 के जो मॉडल पेपर है वो कौन-कौन से विषय के हमने सॉल्व करवा दिया है। चैनल पे बिल्कुल एक्टिवेट रहे, अपने आप को एक्टिवेट कर लें और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे एक्टिव होने को बोल दें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको एकदम अलग तरीके से मिलते हैं, क्योंकि इसमें लिखित सॉल्यूशन मिलते हैं मुंह से बोल करके, और केवल प्रश्न पत्र दिखा करके हम जो है सॉल्यूशन नहीं देते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र के पूरे सॉल्यूशंस को आपको देंगे, आराम से समझेंगे उसको, और फिर जो है आप उसको आसानी से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। आपके जो प्री बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड में भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, और आपके वार्षिक जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्री बोर्ड के लिए भी और वार्षिक के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहेगा। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी इसके बाद आने वाली है। जैसे जैसे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, देखूंगा कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द सारे सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, जिसमें से पूरा का पूरा आपका वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड का पूरे प्रश्न मैच हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है इसमें खंड का, जो आपको सभी को पता है कि नया जो पैटर्न है, इसमें आपको प्रारंभिक 15 मिनट तो आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और 3 घंटे जो है प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जो है आपको 5 खंड दिए जाएंगे। खंड क में जो है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में खंड ख जो है वो 5 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और खंड ड जो है इसमें ऐतिहासिक तिथियों और मानचित्र संबंधित कार्य रहेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया है, 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। ये आप छठा सातवां सब्जेक्ट मिशन मेरिट का देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो वो था आपका हड़प्पा स्थल से। यहाँ पे क ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो कनिंघम थे। ग ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने हाईलाइट किया हुआ ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो उसका हुआ था तमिलकम में। ठीक है, ग ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखिए ध्यान से, नलिरा दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वो था अलवार संतों का काव्य संकलन से। ठीक है, तो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में जो है इस युद्ध को माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसको करा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया आपसे, बंगाल में इस्तरमरारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये बंगाल में किया गया था 1793 ईस्वी में। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 1798 में ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था? तो ये तैयार करने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों को इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको और बता देता हूं, जिन बच्चों को इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपके इंग्लिश में सॉल्यूशन भी दे दिए जाएंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दैट, कि आपका जो भी आप यहाँ पर जो है वेटिंग है, वेटिंग। ठीक है, तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स फॉर द सॉल्यूशन फॉर इंग्लिश मीडियम। तो आपके कमेंट्स ही हमें जो है उस सॉल्यूशन को कराने के लिए मजबूर करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश मीडियम के लिए हमें देना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, देखिए, चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। बहुत ज्यादा हिंसक घटना जो थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पता है कि चोरा चोरी यूपी में ही है। और उसके बाद जो 10वां प्रश्न है इसमें पूछा, संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वो किया था, ऐतिहासिक उद्देश्य की बात हो रहा है, तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 प्रश्न हमने कर लिए, यानी कि 10 नंबर हमको इस एमसीक्यू से जो है मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं खंड ख की, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से विषय आपको देखने हैं। हमने देखिए आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023 के लिए जो बोर्ड ने जारी किया था, इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया। इस चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगा ये चीजें जो यहाँ पे मिलती हैं। तो आपको 2023 का कक्षा 12वीं का इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, और सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो चलती रहेगी, ये प्री बोर्ड परीक्षा में और जो है आपके वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर यूपी बोर्ड ने जो है आपका भूगोल का भी मॉडल पेपर दिया था, तो मॉडल पेपर जो अभी जारी किया है जस्ट 1 महीने में, और 1 महीने में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। भूगोल यानी जियोग्राफी को हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, इसके भी संपूर्ण उत्तर को आप देख सकते हैं। इसके बाद जो साइंस मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है मैंने। केमिस्ट्री को डिस्कस किया है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं, क्या मेथड होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं जिसके पास है साइंस, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ले रखी है। इसके बाद अगर बात करें तो बायोलॉजी जिसके पास है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने बायोलॉजी भी सॉल्व कर दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है मैंने बायोलॉजी का भी। इसमें भी आपको सारे उत्तर मिलेंगे, लिखित सॉल्यूशन मिलेगा, एमसीक्यू के आंसर्स भी मिलेंगे, और लिखित सॉल्यूशन सब बड़े क्वेश्चनों के भी हमने दिए हैं। और अभी आप जो है हिस्ट्री देख रहे हैं, तो हिस्ट्री का सॉल्यूशन भी कंप्लीट आपको मिलेगा, जो कि आप इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद हमने हिंदी जो सब्जेक्ट आपका केवल हिंदी को भी कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, हिंदी को भी हमने आंसर्स बता दिए, तो हिंदी मॉडल पेपर भी आपका सॉल्यूशन कर दिया गया है। अगला जो हमने पेपर सॉल्व किया था सामान्य हिंदी भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। सामान्य हिंदी को भी आप सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं, और उसमें भी डिस्कस किया है कैसी चीजें, कौन सी चीजें लिखनी है, कैसा प्रश्न पत्र डिजाइन रहेगा, और किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो इन सभी प्रश्न पत्रों को अपने देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ।
यहाँ पे जो प्रश्न है खंड अ ख का, इसमें 11वां प्रश्न पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की। यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है, विजयनगर की स्थापना किसने और कब की। तो देखिए ये जो है 1336 में जो है इसको स्थापित किया गया था। सन तो आपको मिल गया कि 1336 में जो है विजयनगर की स्थापना हुई थी, और इसको हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। तो दो भाई थे, एक हरिहर था और एक जो है बुक्का, दोनों राय थे, राय वंश के थे। तो हरिहर और बुक्का के नाम से जो है विजयनगर साम्राज्य को भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने, और 1336 में की थी। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, 12 नंबर में पूछा गया, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने थे। तो देखो ये कब बने थे, तो ये जो है 1871 में बने थे, और जो है भारत पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। अभी एमसीक्यू हमने देखा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। तो लुम्बिनी जो है उनका जन्म स्थान माना जाता है, और बोध गया जो है वहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आधे आधे मार्क्स के ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और इसके उत्तर इसी तरह से देने हैं। ध्यान रखना है, जिस तरह से मैं सोल्यूशंस बता रहा हूँ टॉपर्स इसी तरह से लिखते हैं। हम टॉपर्स जो है जिस तरह से लिखते हैं उसी बात को आप भी क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप सही तरीके से नहीं लिखते। आपको लुम्बिनी लिख करके सामने लिखना है वो जन्म स्थान। ठीक है, बोध गया लिखना है, उसके सामने लिखना है ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ लिखना है, इसमें जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, और इसमें धम्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया, ये भी बहुत है, बस इतना लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है। और आप धम्म चक्र प्रवर्तन अगर आपको याद रहता है तो ये भी आप लिख सकते हो। और कुशीनगर में जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वहां पे उन्होंने अपना जो है स्वर्गास अपने देह को छोड़ा था। ठीक है, इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम लिखने। कोई भी दो लिखोगे तो दो के जो है आपको प्रमुख केंद्रों के दो केंद्रों के नाम के लिखने से आधे आधे नंबर मिलेंगे, और उनके नेताओं के नाम लिखोगे तो दोनों के आधे आधे नंबर मिलेंगे। इस तरह से 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 लिख दिए, आपको जो भी याद रहे वो लिख सकते हैं। नाना साहब जो है उनके नेता थे, और ये कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उनके नेता नाना साहब थे। फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ था वहां पर नेता जो थे अहमदुल्ला थे। और लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था बेगम हजरत महल ने इसकी अगुवाई की थी। और जो दिल्ली में आपका केंद्र रहा था विद्रोह का, इसके जो प्रमुख नेता थे वो जनरल बख्त खां थे। बरेली में जो है खान बहादुर थे, और बिहार में कुंवर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें से आपको जो याद रहना है या जो याद करना है आप कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे मैंने दे दिए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया 15वां क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अंकीय प्रश्न है, एक अंक में आपको इस तरह से नंबर मिल जाएंगे। तो आप सीधा सीधा लेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष डैश राजेंद्र प्रसाद, भारत का संविधान लागू हुआ डैश 26 जनवरी 1950। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप आते हैं खंड ग में, जिसमें 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा। पहला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन आपको करना है कि भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, उनका क्या योगदान रहा था सांची के स्तूप के संरक्षण में, उसको बचाने में। तो भोपाल की 2 शासिकाओं शाहजहां बेगम और सुस्ता जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए धन भी दिया और इसके पुरावशेषों को भी संरक्षित किया। 1818 में इस स्तूप की खोज के बाद बहुत से यूरोपियों का इसके पुरावशेषों के प्रति विशेष आकर्षण था। मतलब जो ये स्तूप था, इसके जो भी अवशेष थे उसके प्रति जो यूरोपवासी थे वो काफी ज्यादा जो इंटरेस्टेड थे। और फ्रांसीसी और अंग्रेज अलकृत पत्थरों को ले जाकर के जो है, अलकृत पत्थर जो थे उस समय के, उनको ले जाकर अपने अपने देश में संग्रहालयों में प्रदर्शित करना चाहते थे कि भैया ये देखो ये चीज जो है इतनी पुरानी है और इस तरह के आदमी ने इसको संरक्षित किया था, इन आदमियों ने बनवाया था। इस तरह से जो है संग्रहालय में हमारे क्या होते हैं, पुरानी चीजें होती हैं जो हम नहीं देख चुके हैं या हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने नहीं देखा था, उनको संभाल कर रखा जाता है। आने वाली पीढ़ी जो देख सके कि हमारे देश में पहले ये भी हुआ था और ये भी बना था। और फ्रांसीसी विशेष्य जिसमें पूर्वी तोरण द्वार जो सबसे अच्छी स्थिति में था, जो भी फ्रांसीसी विशेष्य थे जो पूर्वी तोरण द्वार के थे, वो जो सबसे अच्छी स्थिति में था वो पेरिस ले जाना चाहते थे। ठीक है, उसको पेरिस ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शाहजहां बेगम से इजाजत मांगी। ऐसा प्रयत्न अंग्रेजों ने भी किया था। ठीक है, देखो ये तो अंग्रेजों ने भी किया था और साथ साथ में फ्रांसीसियों ने भी किया था। बेगम ने सूझबूझ से काम लिया। वह इस मूल कृति को भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रखना चाहती थी, और सौभाग्यवश कुछ पुरातत्व वेताओं ने भी इसका जो है समर्थन कर दिया था। इससे यह स्तूप जो है अपनी जगह सुरक्षित रह पाया। अगर वो नहीं करता समर्थन तो क्या होता, बेगम जो है बोलती कि भाई हमारा ही देश का आदमी है और जो है उनका समर्थन कर रहा है तो हमें दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भोपाल की बेगमों ने स्तूप के रखरखाव के लिए धन भी उपलब्ध करवाया था कि उसमें कोई परेशानी ना हो उसको रखरखाव में। और जो है सुनताज जहां बेगम ने जो है स्पूत स्थल के पास एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला भी बनवाई थी। तो इस तरह से जो है उनकी भूमिकाओं को आप समझा सकते हैं अपने अक्षरों में, अपने शब्दों में भी पिरो सकते हैं। कोई शब्द आपसे याद ना हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लिखना आपको इसी तरह से 5 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे।
अगला जो इसमें 17वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिए, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए कि अभिलेख शास्त्री होते हैं, उनकी क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। 5 अंक के प्रश्न है। तो अभिलेखों के अध्ययनकर्ता, जिनको अध्ययनकर्ता उनको अभिलेख शास्त्री बोलते हैं, या विश्लेषणकर्ता वो भी अभिलेख शास्त्री कहलाते हैं, वही अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अपने कार्य के संपादन में अभिलेख शास्त्रियों को जो है निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसमें कौन-कौन सी समस्याएं थी? तो एक जो है उनको तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। और जो है अक्षरों को हल्के ढंग से उत्तीर्ण किया जाता है ना, जिन्हें पढ़ना कठिन होता है, ये उनकी समस्या थी। कभी-कभी जो है अभिलेखों के कुछ भाग जो है नष्ट हो जाते थे, ये भी उनकी समस्या थी। और इसके अक्षर लोप हो जाते थे, जिसके कारण शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझ पाना जो है कठिन होता था। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो अभिलेखों को विशेष स्थान या समय से संबंधित होते थे, और इससे भी हम वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते थे, ठीक है। क्योंकि ये देखो, उस समय की लैंग्वेज, अभी जो आप हिंदी देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है, तो हिंदी तो हमको समझ में, क्योंकि हम लोग हर जगह पे यही पढ़ते हैं। लेकिन उस समय की भाषाएं बहुत सारी थी, हर वंश अलग अलग भाषाएं लिखता था, तो उस समय उन अभिलेखों को संभालना, समझना और उससे मीनिंग निकालना बड़ा कठिन होता था। ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने शब्दों से पिरो करके इस चीज को लिख सकते हैं। और एक सीमा यह भी रहती थी कि अभिलेखों में उनके उत्कीर्ण करवाने वाले के विचार को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया था। जो भी मतलब उसको अभिलेखों को निकालता था, या जो भी उसको बनाता था, तो उसके विचारों को बढ़ा चढ़ा के जो है लिखा जाता था। अतः तत्कालीन समस्या विचारों से संबंधित नहीं होता था। उस समय फलतः कई बार जो है जन सामान्य के विचार और कार्यकलापों पर जो है प्रकाश नहीं डाल पाते थे। अतः स्पष्ट है कि अभी सभी अभिलेख जो है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसमें ज्यादा फालतू चीजें जो है, जो उस अभिलेखों को जो उत्कीर्ण करता है, उसी के ज्यादा विचार जो है लिखे जाते थे, लेकिन उससे ज्यादा संबंधित विषय कोई भी उस पर अभिलेखों पे नहीं छपा होता था। उसके अलावा जो है अनेक अभिलेखों का अस्तित्व जो है नष्ट हो गया था, और जो अभी प्राप्त भी नहीं हुए थे, कुछ तो ऐसे भी थे। अतः जब तक जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वे कुल अभिलेखों का एक अंश थे, यानी कि एक अभिलेख मिला, उसके कुछ अंश छूट गए, वो नहीं मिल रहे हैं, तब भी उसको हम जो है पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं, जब तक उसके साक्ष्य कंप्लीट ना हो जाए। इस तरह से सारी परेशानियां हैं। तो 5 अंकों में कम से कम 5 जो है आपको ये लिख देने हैं, आपको इसमें से जो उनकी समस्याएं हैं, ठीक है। तो हमने समस्याओं को डिस्कस किया, आसानी से समझ में आ चुका होगा कि समस्याएं किस तरह से लिखना है हमें। अगला जो प्रश्न है, इसमें 2 समस्याएं जो नीचे वाली हैं, ये भी आप देख सकते हो। सूचनाएं अभिलेखों पर नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मैंने बताया अनेक सूचनाएं जो नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय जो है गुणवत्ता जो नहीं थी, ठीक है, और गतिविधियां नहीं थी। जन और विशेष तौर पर जो जन सामान्य से जुड़ी हुई गतिविधियां थी अभिलेखों में बहुत कम, या उसके नहीं के बराबर जो है उसमें लिखा जाता था। और उसके अलावा जो है अभिलेखों में सदा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता था जो उन्हें उत्कीर्ण करवाते थे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उत्कीर्ण करवाने वालों की जो विचारों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। और ऐसे में अभिलेख शास्त्री को अत्यंत सावधानी और आलोचनात्मक अध्ययन से इनकी सूचनाओं को परखना जरूरी होता था, कि ये जो लिखे हुए हैं उत्तीर्णकर्ता के बारे में, क्या ये सही है, क्या इन्हीं के बारे में लिखा हुआ सही रहता है, या इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, सारी चीजें उसमें देखा जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो ये है, बेशारिया और बाशारिया सूफी परंपरा के बीच में एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट करना। पहले एक रूपता की बात करेंगे, तो एक रूपता जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें मैंने और बाकी इसके आधार को समझा दिया एक लाइन में, आप इसको समझ सकते हैं कि जो है बेशारिया और बाशारिया किसको बोलते हैं। और एक रूपता में आपको 4 पॉइंट मैंने दिया है, आप कोई भी 4 से 3 पॉइंट अवश्य लिखेंगे। टोटल मिला के 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए। तो अगर आप इसके 3 पॉइंट लिखते हैं तो नीचे वाले के भी 3 पॉइंट लिख देना, इसके 4 पॉइंट लिखते हो तो नीचे वाले के भी लगभग 4 पॉइंट लिख देना। लेकिन लिखना पॉइंटों के हिसाब से, नंबर देख लेना, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर आपको तभी मिलते हैं जब आप नंबरों के हिसाब से लिखते हो। बाकी आपकी राइटिंग मेन नहीं होती है, राइटिंग के नंबर नहीं काटे जाते हैं। सपोज करिए आपकी राइटिंग बीबीफुल है, बीबीफुल मतलब ब्यूटीफुल है, और इस तरह की है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने जैसे सपोज करिए टाइप किया है, ठीक है, आप देख भी रहे हैं टाइप किया है। तो इसको टाइप करके जब मैंने लिखा है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है। समझ रहे हैं आप, बात को ध्यान देना। 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है, मैंने इस तरह से इतनी बढ़िया तरीके से लिखा है कि एक एलकेजी का बच्चा अगर हिंदी पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने टाइप करके लिखा है। क्या मुझे एग्जामिनर 100 नंबर की जगह 101 नंबर दे देगा? नहीं देगा। ये अच्छी राइटिंग का मीन कुछ भी नहीं है। अच्छी राइटिंग का मतलब है कि एक एलकेजी का बच्चा आपकी राइटिंग पढ़ ले, यानी कि मैं कह सकता हूं 5वीं क्लास का, 5th क्लास का, अगर 5वीं क्लास का बच्चा आपकी राइटिंग को समझ लेता है, चाहे आप कितना भी बुरा लिखते हैं, अगर 5वीं क्लास का बच्चा आपकी कॉपी पढ़ ले तो समझ लो कि आपकी राइटिंग बेस्ट से बेस्ट है। बेस्ट से बेस्ट मतलब वो सबके समझने लायक है, और उसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, राइटिंग के चक्कर में धीरे मत लिखना और जल्दी मत लिखना, ठीक है। राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अगर राइटिंग अच्छी है तो बेहतरीन है, उससे अच्छा तो विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी किसी की राइटिंग बहुत खराब होती है, जिसका 5वीं क्या 10वीं क्लास का बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। वो अपनी राइटिंग को जरूर सुधारे, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको अपना माथा पच्ची ज्यादा ना करना पड़े, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको पर कॉपी के 3 रुपए से 5 रुपए मिलते हैं, ठीक है। वो समय समय अनुसार कौन से एग्जाम में कितने रुपए देने, तो 3 रुपए मिलेगा या 5 रुपए एक कॉपी को चेक करने का। अब सोचिए कि एक कॉपी में आपने ऐसा भसड़ भसड़ लिखा है जिसको पढ़ने में ही उसको परेशानी हो रही है। जिस समय में वो आपकी कॉपी 15 मिनट में अगर वो चेक करता है और उसको उसी में 30 मिनट लग गए, तो उसका मतलब है कि उसने एक कॉपी कम चेक करी है, उसको 3 रुपए का नुकसान हो गया। वो अपना बदला जो है आपके नंबर काट को ले लेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर देखता है, उन सब चीजों को मैं अलग से डिस्कस करूंगा सामने लाइव आके, उसको हम बाद में बातें कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एक रूपता की बातें करें तो मैंने बताया कि 3-4 पॉइंट है, इनमें से कोई भी आप 3-4 पॉइंट आपको याद, जो भी आपको याद होते हैं उसको कर लिया, और अंतर को मैंने अलग से लिखा है। तो ये अंतर, जो भी जितने अंतर है आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सारे पॉइंट मिलाकर कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए। 5 अंकों का प्रश्न है तो हमारे पूरे अंक मिल जाने हैं।
ठीक है, ध्यान रखना है ये बातें, और जो बातें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनते रहना। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार किया जाता था? वहां पे धाराओं पर जो है बांध बना देते थे। विजयनगर की आवश्यकताओं में मूत्र जो मुख्य रूप से जो है तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बना करके जो पूरा किया जाता था। इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हुए लिखेंगे तो 5 अंक का प्रश्न है, थोड़ा सा डिस्क्राइब हमें करना पड़ेगा कि इसकी संरचना कैसी थी और उसमें कौन कौन से बांध थे। ठीक है, उन बांधों को जो है कैसे कैसे हमने व्यवस्थित किया था, और बरसात और झीले के जो पानी है, झीलों का पानी जो है उसको कैसे हम एकत्रित करते थे और कैसे यूज करते थे, विजयनगर काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 20वां प्रश्न, इसकी बात करते हैं। इस तरह का सोल्यूशन आप समझ चुके हैं कि हमारा जो सोल्यूशन रहेगा इस तरह से लिखित मिलेगा ताकि किसी बच्चे को परेशान ना होना पड़े। यदि कोई बच्चा पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है पीडीएफ प्राप्ति के लिए। पीडीएफ जो रहेगा आपका पेड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे? तो जो है अपने जो भी उसको मतलब जमींदारी करते थे या नियंत्रण रखते थे तो वो अपनी जोड़ तोड़ नीति का उपयोग करते थे। जोड़ तोड़ नीति से ही वो सब कुछ करते थे। ठीक है, और इसी नीति के कारण जो है वो जो है जमींदार जो है बार बार जो है उसको फर्जी बिक्री के कारण जो है कई बार इनको बेचना भी पड़ता था। ठीक है, बार बार बोली भी लगती थी। तो ये सारी चीजें जो है इसमें थी, और इनको बनाने के लिए जमींदारियों ने कुछ नियंत्रण किए, और नियंत्रणों को मैंने 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, हिस्ट्री को आप मोड़ तोड़ नहीं सकते हो। हाँ, कुछ शब्द अपने पिरो सकते हो, सावधानी से लिखें और अच्छे तरीके से लिखें। तो 5 अंकों के प्रश्न में आपको इतने लिखने ही लिखने हैं पॉइंट कम से कम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जो है जोर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो जो जो आपको आदर्श याद होंगे उनको याद कर लेना है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उनको आप देख लीजिए, इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें हम समझ सकते हैं कि भारत को जो है एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न राज्य घोषणा करने की बात हुई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। उसके अलावा जो है इन्होंने कहा था कि भारतीय क्षेत्र हो या भारतीय राज्य हो या भारतीय संघ हो, इन सभी को जो है जिसमें ब्रिटिश के अधीन जो रहे थे, इन सभी को जो है भारत एक जो राज्यों का संघ होगा जिसमें सारे राज्य शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो इन्होंने प्रस्ताव में एक और चीज कही थी कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और अवसर जो है उस न्याय जो है समान रूप से प्राप्त होंगे। ठीक है, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रतिष्ठा का बात हो, इज्जत की बात हो, अवसर की बात हो या न्याय की बात हो, सारे को समान प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ इस पॉइंट को आप अलग कर सकते हो कि सभी धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और व्यवसाय आदि के लिए मौलिक स्वतंत्रता होगी सभी की। और उसके अलावा जो है अल्पसंख्यक जो है, पिछड़े वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्रों के आदमी हैं, और जो है दलित वर्ग वगैरह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो है रक्षात्मक प्रावधान जो है इसमें किए जाएंगे। उसके अलावा जो है गणतंत्र के प्रदेश तथा उनकी अखंडता और उनकी प्रभुसत्ता संबंधी सभी अधिकारों को जो है सभ्य राष्ट्रों के नियमों और न्याय के अनुसार जो है रखा जाएगा। यानी कि दूसरे राष्ट्र जो इसको रखते हैं अपने हिसाब से, उस हिसाब से भारतीय गणराज्य भी इनको रखेगा। तो इस तरह से ये प्रस्ताव में कुछ जो है पॉइंटों को इंक्लूड किया था जिसमें मेन पॉइंट ये थे, और इनको आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया खंड घ। खंड घ में 10 अंक के प्रश्न है, बड़े प्रश्नों की बात करेंगे और यहाँ पे बहुत ही सिंपल उत्तर दूंगा मैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लिखेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और इन सभी चीजों को आपको इसी तरह से लिखना है और सावधानी से आराम आराम से लिखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पूर्ण निर्माण करते हैं? तो जो पुरातात्विक होते हैं वो पुरानी चीजों को देख करके कैसे जो है उसका निर्माण कर देते हैं कि वो कैसे मतलब वो पुरातात्विक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, खुदाई के आधार, पहले खुदाई उदाई करते हैं, वहां पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कई जो है प्रचलित कहानियों और जो है प्रचलित विश्वास प्रक्रियाओं पर जो है ये सहारा लेते हैं उसका, और उस तरह से जो है इसको स्पष्ट करते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट शामिल करेंगे, 10 अंक के प्रश्न है तो हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। जीवन निर्वाह का आधार जो है कृषि, ये देखते हैं सबसे पहले कि उनके कृषि जो है किस तरह का आधार था, और उसमें जो है किस तरह से वो लोग जो है जीवन निर्वाह करते थे, और कौन कौन सी फसलें जो उगाई जाती थी। ठीक है, वो किस तरह से अपना जो है पूरा जीवन यापन करते थे, कौन से संबंधी कार्य करते थे, पशुपालन और शिकार जो है किस तरह से किया जाता था उस समय, इन सब चीजों को भी जो है वो चेक करते थे। तो यह ध्यान रखना है कि जो जो चीजें बता रहा हूं उसको बस आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका हो गया एक, तो पहला जीवन का आधार कृषि और पशुपालन और जो है आपका शिकार, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें आप डाल दोगे, सब कुछ आराम से पढ़ोगे, मस्ती से समझ में आएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। और इसके आगे तीसरा जो है आप पॉइंट लगाएंगे जिसमें सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की पहचान करते थे वो। ठीक है, उसके अलावा जो उस समय क्योंकि सब लोग तो बराबर नहीं रहते थे, कोई महलों में रहता था, कोई झोपड़ी में रहता था, कोई बस्तियों में रहता था, कोई बिना झोपड़ी के जंगलों में रहता था, तो इस तरह से सब कुछ जो है वहां पर देखते थे, समानता किसको कैसे मिली थी, उस समय का जो है सामाजिक भेदभाव कैसा था, सब कुछ देखते थे। और शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान भी करते थे कि वो केंद्र जो है कहां पर है, जहां पर खुदाई उदाई से हमें साक्ष्य मिले वो कहां पर है, किस जगह पे, क्या वहीं था या फिर हमने बाद में जो कि मान लो कि कहीं हड़प्पा था वहां पे मैंने राजस्थान डिक्लेयर कर दिया, तो राजस्थान में हड़प्पा है या हड़प्पा में राजस्थान बनाया गया, तो इस चीज को पहचान करते थे। पहले क्या वो कौन से नगर के नाम से जाना जाता था, इस तरह से। और परोक्ष तत्वों के आधार पर जो व्याख्या करते थे। तो ये 5 पॉइंटों को तो बहुत तरीके से आपको याद करना है, बेहतरीन तरीके से, और 5 पॉइंट लिखोगे, हर पॉइंट 2-2 नंबर दे करके आपको 10 नंबर जो है यहाँ से मिल जाएंगे। ये 10 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए इस तरह से लिखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसको और समझेंगे बेहतरीन तरीके से। इसका अथवा पार्ट में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसको भी हमने सॉल्व कर दिया, छोड़ा तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? तो सबसे पहला रीजन है कि क्यों बनाए जाते थे। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो सबसे पहले जो है स्तूप बनाने का रीजन क्या है, यहां पर मैंने दिया है, देख रखे हो कि
स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो इसका रीजन क्या था कि बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध, उनके अवशेषों को रखने के लिए जो है स्तूप बनाए जाते थे। देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। और ऐसे टीले जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों, उनकी अस्थियां हो, नाखून हो, बाल हो, ये सबको उनके द्वारा प्रयोग जो भी सामान है उनको भी जो है गाड़ दिया जाता था और उनको ही बौद्ध स्तूप कहते थे। ठीक है। और इसी को जो है आप थोड़ा सा लंबा चौड़ा बता करके, क्योंकि क्यों बनवाए जाते थे थोड़ी सी कहानी आपको समझानी होगी, तो इसको कहानी को जैसे मैंने समझाया इसी तरह से, क्योंकि 5+5 अंकों का है। क्यों बनवाए जाते थे आपको बताना है, 5 अंक मिलेंगे, किस प्रकार बनाए जाते थे इसके 5 अंक मिलेंगे। 5-5 अंकों के लिए आपको जो है थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। और समझदारी वही होती है जब इंसान क्वेश्चन को देख के समझ जाए तो कैसे नंबर लेने हैं, यही चीज समझदारी होती है, यही चीज मेरिट में लेके जाती है। बाकी केवल लिखने से नहीं होगा, समझाना पड़ेगा। तो क्यों बनाए, हमने पहला पॉइंट अलग से डिस्क्राइब किया। ठीक है। और कैसे बनाए उसको हम अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो 5 नंबरों में केवल इतना लिख देंगे, 5 अंक पूरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। और जो है यहाँ पर कैसे बनाए जाते थे, तो वो भी यहाँ पर जो है संरचना कैसी होती थी, इनकी संरचना थोड़ी सी जटिल मानी जाती थी। ठीक है। थोड़ी सी जो है जटिल मानी जाती थी, जो है कोटरी नुमा मिट्टी के टीले पर बनी हुई होते थे। ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती थी, तो इस तरह से आप जो है कैसे बनाए गए, तो यहाँ पर जो है ये रहा पॉइंट। यहाँ पर आप बताएंगे स्तूप कैसे बनाएंगे। प्रारंभिक स्तूप जो है साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनकी संरचना जटिल होती गई। और इस तरह से जो आप इसको आगे करेंगे तो 5 नंबर जो है, देखो इतना सा लिखोगे तो 5 नंबर और मिल जाएंगे। तो यही चीज तो आपको, मैंने क्या लिखा है, मैंने कंप्यूटर से लिखा है, यानी कि टाइप्ड है, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। आप जब हाथ से लिखेंगे तो ये आधा पेज से ज्यादा हो जाएगा। 5 अंकीय प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। 5-5 10 अंकीय प्रश्न कंप्लीट कर दिया हमने। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान और तालुकदार और जो है जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए थे। ठीक है। ये आपको बताना है। तो 5+5 अंक यहां से मिलेगा। अथवा में एक और पार्ट आपसे पूछा गया है, इसमें असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था और यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, यह भी आपका 5+5 10 अंकों का प्रश्न है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। सबसे पहले हम बात करें अवध में विद्रोह की। तो अवध में विद्रोह जो है एक कहानी है एक तरह से, और जो मैंने इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है और ढंग से लिखा है ताकि आपको ये कहानी आसानी से याद हो जाए। तो अवध में विद्रोह जो है व्यापक प्रसार जो है वो हुआ था इसमें। ठीक है। विदेशी शासन के विरुद्ध जो है ये व्यक्ति थी। ठीक है। तो ये आप यहाँ से शुरू करेंगे और इसको लिखते जाएंगे। इसमें किसानों का क्या महत्व था, तालुकदारों ने क्या भूमिका निभाई थी और जमींदारों ने इसमें क्यों भाग लिया था, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आपको इसी तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर जो है मिल जाए। ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे तो ये पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इसमें से कम ज्यादा करना चाहो, क्योंकि ये स्टोरी बनाई है, एक जैसे स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी बनाई गई है, इसमें सारे के सारे चीजें 10 नंबर के हिसाब से जो पूरा बना दिया। अवध में विद्रोह व्यापक क्यों था और किसान तालुकदार जमींदार क्यों, एक साथ में इसको लिखा गया है। तो स्टोरी नामक चीज के रूप में लिखना पड़ेगा। इसमें से आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट याद नहीं हो, कोई पॉइंट याद नहीं हो, तो 2-4 पॉइंट आप कम कर सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है ये पूरा पैराग्राफ। और इसके बाद ये भी है। और इस कहानी को अगर आपने समझ लिया तो आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से जितना काट पीट करना है आप कर सकते हो। मैंने पूरा मतलब एक डिस्क्राइब किया है इसको, आप इसमें से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं खुद कम लिखूंगा तो आप और कम लिखोगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है उसको डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ गई होगी बात। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करनी है। सूफी मत में जो भी प्रमुख विश्वास थे और जो आचार अपनाते थे वो चीज आपको बतानी है। ये भी आपको कंबाइन क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको कंबाइन ही लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सभी चीजों को बताना है, इसमें विश्वासों को बताना है, आचारों को जो जो उन्होंने आचार अपनाए थे, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें बतानी है। और ये भी एक स्टोरी की तरह मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट समझ में आ पाए। ठीक है। आगे बढ़े। इसका दूसरा पैराग्राफ जो है इस तरह से, यहाँ से एक पैराग्राफ है और यहाँ से, तो मजा आ जाएगा। आप जब एक बार इसको पढ़ते हो ना अच्छे तरीके से, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, अथवा वाला। तो यहाँ पे अथवा जो है क्या पूछा गया, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती थी, 10 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ से पूछा जाएगा तो आपसे इसमें कुछ देखो, ज्यादा डिस्क्राइब करने लायक बात थी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिख ही नहीं सकते थे। तैयार करने की केवल विधि पूछी, तो इस विधि में हम ज्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन जो भी लिखा है इसको पूरा का पूरा कंटेस्ट आपको याद करना है। एक भी लाइन इसमें से नहीं भूलनी है, ना छोड़ना है, सारा लिखना है। इससे ज्यादा बेहतरीन आप लिख नहीं सकते हो। तो इसमें बहुत समय लगाया मैंने कि कौन सी चीजें कैसे जोड़ी जाए, और फिर जाके इसको मैंने सोल्यूशन दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लिखोगे तब जाके आपको जो है 10 नंबर मिल जाएंगे। कोई इशू नहीं है कि आप सोच रहे हो छोटा है, छोटा कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे ये बड़ा है, तो ये बड़ा कुछ भी नहीं है। ये स्टोरी नुमा दिया है कि इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने से आपको सारा विचार समझ में आ जाए। तो आप जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो छोटे को पूरा ही याद करना है, इसको छोटा और नहीं करना है। तो इसको रटना है तो रटिए, लेकिन इतना ही याद करना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो है देखिए, यहाँ पर आपको घटनाएं दे रखी हैं और जो है घटनाओं का जो उल्लेख दिए यहाँ पे आपको करना है कि इस घटना के क्या संबंध है। तो 322 ईस्वा पूर्व क्या हुआ था, तो यहाँ पे मैंने एक एक अंक मिलेंगे, यानी कि 10 अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंकों के आंसर हम नीचे देखेंगे और 10 अंकों के आंसर को हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो है आपसे पूछा गया 322 ईसा पूर्व, तो क ख ग अंग सब कर देंगे। ठीक है। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, समझ में आ गया पहला। दूसरा जो है 78 ईस्वी में क्या हुआ था, कनिष्क ने कुषाण सत्ता की स्थापना की और शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जो है 3000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, खेतीहारों पशुपालकों की स्थानीय सभ्यताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता को देखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सीधा सीधा लिख सकते हो। और 1206 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसके द्वारा जो है स्थापित वंश जो है इलबारी वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 1206 में इलबारी वंश भी लिख सकते हो। ध्यान रखें, आपको जो बता रहा हूं उसको जरूर समझे, ध्यान से समझें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
यहाँ पर आपका 1347 में इब्न तूता ने भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर वापस जाने का निर्णय लिया था। ठीक है, इब्न तूता आया हुआ था और इस समय जो है वापस जाने का उसने निर्णय लिया था। 1510 ईस्वी में क्या हुआ था, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। ठीक है, अलबुरकर्क गवर्नर बना था। आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। अगर दोनों लिख देते हो तो उससे ऐसा कहते हैं भगवान आपका भला करे, है ना, सोने पे सुहागा हो जाता है, तो उस चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 1526 में क्या हुआ था, बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, इसके बाद जो है 1986 ईस्वी में क्या हुआ था, मिजोरम संधि हुई थी। उसके बाद में 1556 में क्या हुआ था, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और जो है 1935 में क्या हुआ था, भारत में सरकार जो है अधिनियम 1935 पारित किया गया था, जो कि अगस्त के समय हुआ था। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता हुआ था। तो दोनों में से कोई एक लिखो या दोनों लिख दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रश्नों के आपने यहाँ पे एक एक लाइन में उत्तर दिया और मजा आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न आ जाए एक एक लाइन में, तो मजा आ जाए। लेकिन याद करना थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। 26वां प्रश्न जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इसको भी करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और हर चैप्टर आपके हर विषय दूंगा, जो आप चाहें वो विषय दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्टिव हो जाओ प्रभु, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप लोग मुझे दिखे कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको ये स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हम भी उसमें क्या है मेहनत करेंगे, अथक मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, आपकी तरह मेहनत करेंगे। और वैसे तो आपसे ज्यादा ही करते हैं हम, क्योंकि हम, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, आप तो सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, हम 8 बजे से काम करते हैं रात के 2 बजे तक। हम सोते सोते कितना है, केवल 6 घंटे 5 घंटे बस। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें क्या है, वह स्थान जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वह स्थान बताना है, तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैप में दिखा दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाए गए उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, नाम सही नाम और सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि नाम दोगे तो 1 अंक, और स्थान जो दिखाओगे मैप में उसके लिए 1 अंक, यानी 2 अंक जो है आपको एक प्रश्न में मिलेगा। 5 अंक मिलेंगे, यानी 2-2 अंक करके 10 अंक जो है आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो 10 अंक प्राप्ति के लिए हम बढ़ते हैं। वह स्थान जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा है। उसके बाद इसका मैप वर्क भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैप वर्क अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। वह स्थान जो जहां पे मतलब जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे वो कौन सा था, तो वो था आपका कालीबंगा। ठीक है, उसको हम अभी मैप में देखेंगे, तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसमें पूछा गया है आपसे, इसका आंसर हो गया कालीबंगा। वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, ये आपको बताना है। और इसके बाद में देखिए सभी सारे बता रहा हूँ यहाँ पे, दरगाह बताना है आपको। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है, ये आपका दरगाह कौन सा था, फतेहपुर सीकरी, फतेह क्या पुर सीकरी। ठीक है, और उसके अलावा जो है और कौन सा है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, 1857 का विद्रोह, वह स्थान जहाँ पे 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो वो था मेरठ। ठीक है, और वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वो था आपका दांडी। और एक बचा है आपका कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। तो ये हमने पांचों के नाम लिख दिया। अब इन पांचों को जो है मैप में दिखा, यहाँ से एक एक नंबर मिल गए सभी के नाम। यहाँ पे अगर मैंने लिखे हैं इसके सामने, तो यहाँ पे क्या मिले मुझे, एक एक नंबर मिल गए। तो सभी के एक एक नंबर हम मान लेते हैं कि इसका 1 नंबर मिल गया, इसका 1 नंबर, इसका भी आपको 1 नंबर, 2 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये 5 अंक। अब जब इसको मैं मैप में दिखाऊंगा तो मुझे वहाँ पे भी 5 अंक मिलेंगे। वही प्रश्न है जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए। और मैप वर्क में ये रहा कालीबंगा, जो कि आपका राजस्थान के समीप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम राजस्थान में दिखा देंगे, और ये राजस्थान इस तरह से आपका बना हुआ मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, इधर गुजरात आ जाता है, इधर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा बीच में। तो इस तरह से आपका जो है ये बीच में इधर जो है आपका ये कहाँ पे आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, और ये आपका बिहार एरिया पड़ गया। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कालीबंगा जो है आपका वह स्थान जहाँ पे क्या कहते हैं, खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और मेरठ वो स्थान था जहाँ पर जो है आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है वो था आपका क्या कहते हैं, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। और उसके बाद पाटलिपुत्र जो पटना में है, ये आपका उसकी वो थी, चंद्रगुप्त की राजधानी थी। और दांडी जो है ये वो स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है नमक का कानून तोड़ा था। तो इस तरह से पांचों अंक, यहाँ पे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। ऐसे करेगा 1 नंबर, एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे, 1 नंबर, ऐसे करता रहता है और आपको इस तरह से मार्क्स दे देता है। ठीक है, फिर इसको जोड़ लेता है और जोड़ करके बोलता है 5, यहाँ पे साइड में लिखेगा 5। तो ये हो गया आपका प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सभी विषय मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से विषय हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिए। कमेंट करते रहिए नेक्स्ट विषय के लिए, वो भी आपके लिए सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको विजिट कर लें।